हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल दार्शनिक भारत में। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है वो व्याप्ति पर आधारित है और हमें पता है, हम पहले बात कर चुके हैं अनुमान भाग 1 में। जब अनुमान प्रमाण हमने पढ़ा था तो उसमें बताया था कि अनुमान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? व्याप्ति संबंध की। तो व्याप्ति संबंध जो होता है उसे अनुमान का प्राण कहते हैं, या ये अनुमान का क्या है? आधार। इसके व्याप्ति के बिना हम अनुमान नहीं कर सकते। दोस्तों, ध्यान रहे कि इस टॉपिक से रिलेटेड व्याप्ति से संबंधित जो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। और साथ में ये जो हमारी स्लाइड है आप उसको भी PDF फॉर्म में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स आप वहाँ से ले लें और इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। तो आज हम बात करेंगे व्याप्ति पर। हम पहले थोड़ा सा अपना पूर्व ज्ञान दोहरा लें। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि अनुमान के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक हेतु, एक साध्य और तीसरा होता है पक्ष। हेतु वह होता है जिसका प्रत्यक्ष किया जाता है। हेतु का अर्थ होता है साधन। और साध्य वह होता है जिसका हम अनुमान करते हैं। हेतु वह जिसका प्रत्यक्ष होता है और उसका प्रत्यक्ष करके, हेतु का प्रत्यक्ष करके जिसका हम अनुमान करते हैं वह होता है साध्य। और साध्य का जहाँ पर अनुमान किया जाता है, जिस आधार पर उसका अनुमान किया जाता है, उसे हम कहते हैं पक्ष। जैसे कि यहाँ पर्वत पक्ष है। धुएं को देखकर यह व्यक्ति अनुमान करता है कि पर्वत पर क्या है? आग है। आग को उसने देखा नहीं, बिना देखे ही उसने अनुमान किया। किसे देखकर? धुएं को देखकर। तो जिसको देखा वह हेतु, जिसका अनुमान किया वह साध्य, और जहाँ अनुमान किया आग कहाँ है? पर्वत पर आग है। यहाँ लिखा है पर्वत पर आग है, तो क्या है? पर्वत जो हो गया वो पक्ष हो गया। तो पक्ष वह होता है जहाँ आधार, वह आधार होता है जिस पे साध्य को सिद्ध किया जाता है। हेतु वह है जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है। साध्य वह होता है जिसको साधा जाता है, जिसको सिद्ध किया जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पर्वत पर आग है, यह अनुमान रहा, क्योंकि पर्वत पर धुआं है। ये क्या है? यह पक्ष धर्मिता ज्ञान है, पक्ष का गुण बताने वाला। पक्ष पर पर्वत पर धुआं है तो पक्ष धर्मिता। और ये तीसरा संबंध है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। यह संबंध जो है हम इसी की आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में, और यह संबंध कहलाता है व्याप्ति। किस किस के बीच संबंध बता रहा है? धुएं और आग के बीच, यानी हेतु और साध्य के बीच। हेतु धुआं है और साध्य आग है। तो व्याप्ति संबंध किस किस के बीच का संबंध होता है? इन दोनों के बीच का संबंध। इन दोनों के बीच का संबंध, धुआं और आग के बीच का जो विशेष संबंध होता है वही व्याप्ति संबंध है। तो अनुमान के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? व्याप्ति की। व्याप्ति के बिना हम अनुमान नहीं कर सकते। और व्याप्ति क्या है? हेतु और साध्य के मध्य के विशेष संबंध को ही हम क्या कहते हैं? व्याप्ति कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि जो पहली पंक्ति लिखी है वो क्या है? वो व्याप्ति है कि जहाँ जहाँ धुआं है और वहाँ वहाँ आग है। यानी जहाँ भी धुआं दिखेगा वहाँ आग निश्चित रूप से होगी। धुआं दिखने पर आग क्यों होगी? क्योंकि आग के बीच, आग और धुआं और आग के मध्य एक संबंध है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। दो अलग चीज़ें हैं, फिर भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एक संबंध के द्वारा, धुआं और आग। तो ये धुआं और आग के बीच यहाँ पर ये जो संबंध है वही क्या है? व्याप्ति संबंध की। एक के होने पर दूसरा भी होगा। ठीक है। तो इस व्याप्ति संबंध के आधार पर ही हम अनुमान करते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है। तो ये हमारा अनुमान हो गया। हमने पर्वत पर आग है इसका अनुमान कैसे कर लिया? धुआं देखकर हमने पर्वत पर आग का अनुमान कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। तो जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, यही क्या है? धुआं और आग के मध्य का व्याप्ति संबंध। अनुमान के लिए इस व्याप्ति संबंध की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना व्याप्ति के अनुमान किया नहीं जा सकता। अनुमान के लिए अनिवार्य रूप से क्या चाहिए? व्याप्ति। और व्याप्ति ही क्या है? अनुमान का प्राण। बिना व्याप्ति के अनुमान संभव नहीं है। यदि व्याप्ति के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। व्याप्ति यानी वि धन आपति। वि का अर्थ विशेष और आपति का अर्थ होता है, आपति का अर्थ होता है संबंध। तो हेतु और साध्य के बीच का मैंने बताया, व्याप्ति का अर्थ क्या हुआ? विशेष संबंध। तो हेतु और साध्य के बीच का जो विशेष संबंध होता है वही क्या है?
व्याप्ति संबंध है। यह जो विशेष संबंध होता है वह कैसा होता है? नियत, सहचर, अव्यभिचारी और अनौपाधिक। ध्यान रहे, मैं एक बात यहाँ लिखना भूल गया हूँ कि यह संबंध सार्वभौम भी होता है। एक सार्वभौमिक संबंध होता है ये, हेतु और साध्य के बीच का। सार्वभौम का अर्थ होता है हर जगह मिलने वाला। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए यह संबंध निश्चित रूप से मिलेगा, यानी यह संबंध सार्वभौम भी होता है। अब ये नियत, सहचर, अव्यभिचारी और अनौपाधिक क्या होता है, हम इनका शाब्दिक अर्थ आगे समझ लेते हैं। नियत का अर्थ ये होता है कि हमेशा मिलेगा, यानी धुएं के साथ, यानी हेतु के साथ साध्य जो है वो सदैव मिलेगा, हमेशा, हर जगह। दूसरा है सहचर। सहचर का अर्थ होता है सदैव एक के साथ दूसरे का रहना। सहचर यानी साथ साथ, यानी जहाँ भी धुआं होगा वहाँ आग होगी। अव्यभिचारी का अर्थ होता है, हम देखते भी हैं कि कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत व्यभिचारी है। तो अव्यभिचारी का अर्थ क्या होता है? अव्यभिचारी का अर्थ होता है एकांतिक, यानी एक के साथ ही रहना, एक के साथ ही मिलना। तो जैसे धुआं जो है वो केवल आग के साथ ही मिलेगा, किसी अन्य चीज़ के साथ नहीं मिलेगा, है ना। तो वह एकांतिक है, यानी कि धुआं जो है वो जल के साथ नहीं मिलेगा, पृथ्वी के साथ नहीं मिलेगा, किसी अन्य चीज़ के साथ नहीं मिलेगा। यानी हेतु का किसी एक ही साध्य के साथ जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं अव्यभिचार। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? अव्यभिचारी। और अनौपाधिक का अर्थ होता है बिना शर्त के, यानी किसी शर्त की आवश्यकता नहीं है धुएं को आग के साथ मिलने के लिए। यानी जो ये संबंध होगा धुएं का आग के साथ, वो कैसा होगा? बिना किसी शर्त पर आधारित। धुआं और आग, इन दोनों के बीच व्याप्ति का संबंध है, क्योंकि जहाँ भी धुआं होगा वहाँ आग निश्चित रूप से होगी। लेकिन इसका यदि हम विलोम देखें कि आग के साथ धुएं का क्या व्याप्ति संबंध है, तो हम कहेंगे नहीं, आग के साथ धुएं का व्याप्ति संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि आग से धुआं केवल तभी उत्पन्न होता है जब जो जलाने वाली सामग्री होती है वो कैसी होती है? नमी युक्त या आर्द्र होती है। तो यहाँ शर्त लगी हुई है कि आग के साथ धुआं तभी मिलेगा जब लकड़ी कैसी होगी? गीली होगी। तो ये शर्त हो गई यहाँ पे। तो आग का धुएं के साथ जो व्याप्ति संबंध है वो अनौपाधिक नहीं है, उसमें शर्त है कि लकड़ी गीली होनी चाहिए, है ना। तो आग का धुएं के साथ हम व्याप्ति संबंध नहीं कह सकते, हम कहेंगे आग का धुएं के साथ व्याप्ति संबंध नहीं है। लेकिन धुआं जहाँ भी होगा वहाँ आग जरूर होगा, कि धुएं का आग के साथ व्याप्ति संबंध है, क्योंकि धुआं जो है वो सिर्फ आग से ही उत्पन्न होता है, किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए जहाँ भी धुआं मिलेगा वहाँ आग होगी। तो धुएं का आग के साथ तो अनौपाधिक संबंध है, यानी व्याप्ति संबंध है, लेकिन आग का धुएं के साथ जो संबंध है वो अनौपाधिक संबंध नहीं है। अतः यह संबंध व्याप्ति संबंध नहीं होगा। किसका? आग के साथ धुएं का। आगे अब बात करते हैं व्यापक और व्यापकी। देखिए, व्याप्ति के दो भाग होते हैं विस्तार के दृष्टिकोण से। व्यापक को कहते हैं साध्य, और व्याप्य जो होता है वह कहलाता है हेतु। तो व्यापक क्या होता है? व्यापक होता है जिसमें व्याप्य की व्याप्ति रहती है। ठीक है, आग व्यापक है। पहले दोनों परिभाषाएं सुन ले, मैं समझाऊंगा बाद में। और व्याप्य क्या होता है? जिसकी व्यापक में व्याप्ति रहती है। तो व्यापक वह है जिसमें व्याप्ति रहती है। किसकी? व्याप्य की। और व्याप्य क्या है? जिसकी व्याप्ति रहती है। किसमें? व्यापक में। तो आग जो है वह व्यापक है और धुआं जो है वह व्याप्य है। तो व्याप्य और व्यापक ये दो चीज़ें होती हैं, और ये जो व्याप्ति संबंध होता है ये इन्हीं दोनों के बीच का संबंध होता है। व्यापक जो होता है वह साध्य कहलाता है, और व्याप्य जो होता है वह हेतु होता है। तो देखिए, इसमें व्यापक में और व्याप्य में आप पहचान कैसे करते हैं? ये बात होती है सिर्फ विस्तार की। जो अधिक विस्तृत होता है वह व्यापक होता है। जैसे कि आग, आग जो है वह क्या है? वह व्यापक है, जो अधिक विस्तृत है, क्योंकि आग जो है। और दूसरा बताता हूँ, दूसरा है धुआं। धुआं जो है वह व्याप्य है। ऐसा क्यों है? देखिए, धुआं सिर्फ आग से ही उत्पन्न हो सकता है, किसी अन्य चीज़ से नहीं, इसलिए यह व्याप्य है।
और आग जरूरी नहीं कि धुआं को भी उत्पन्न करे, जरूरी नहीं हर बार धुआं उत्पन्न करे, कभी आग बिना धुएं के भी हो सकती है। यानी आग जो है वो ज़्यादा स्वतंत्र है ना, वह धुआं उत्पन्न कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो विस्तार के यदि हिसाब से देखा जाए तो आग अधिक स्वतंत्र है, यानी व्यापक जो है, यानी साध्य जो है वो अधिक स्वतंत्र है, व्यापक जो है वह अधिक स्वतंत्र है और अधिक विस्तृत है। लेकिन हेतु जो है वह उतना स्वतंत्र नहीं है और उतना विस्तृत नहीं है। ठीक है, इसलिए उसका नाम जो अधिक विस्तृत होता है, जो साध्य होता है वह अधिक विस्तृत होता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, व्यापक। जो विस्तृत हो वही तो व्यापक होता है, और व्याप्त जो होता है जिसकी व्याप्ति हो। तो यह जो व्याप्य होता है वह इसमें ही, यानी कि व्यापक में ही अंतर्निहित रहता है। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें होती हैं, व्यापक और व्याप्य, इनके मध्य जो संबंध होता है वही संबंध क्या कहलाता है, व्याप्ति संबंध। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं व्याप्ति के प्रकार की। देखिए, व्याप्ति जो है, व्याप्ति संबंध जो है वह दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक तो क्षेत्र के या विस्तार के आधार पर, और दूसरा होता है स्वरूप के आधार पर। तो हम इनमें से प्रत्येक की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र के आधार पर विभाजन। तो क्षेत्र के आधार पर या विस्तार के आधार पर जो व्याप्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। अब समव्याप्ति और विषम व्याप्ति क्या होते हैं? देखिए, समव्याप्ति का अर्थ क्या होता है? समव्याप्ति संबंध वह संबंध होता है जब जो व्यापक है और व्याप्य है, यानी जो साध्य है और जो हेतु है, ये दोनों बराबर विस्तार के होते हैं, एक दूसरे के बराबर। देखिए, व्यापक और व्याप्य एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन रहती हैं इसमें। जैसा मैंने पहले परिभाषा दी थी वो उतनी सटीक परिभाषा नहीं थी जब मैंने व्यापक और व्याप्य के बारे में भी बताया था, क्योंकि ये बराबर भी हो सकते हैं। व्यापक जो है वो, व्यापक और व्याप्य ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, एक दूसरे के समान भी हो सकते हैं और एक दूसरे के असमान भी हो सकते हैं। किसमें? फैलाव में, विस्तार में। ठीक है, तो यदि व्यापक और व्याप्य ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं विस्तार में, यानी क्षेत्र में अगर देखें क्षेत्र के हिसाब से, तो यदि ये बराबर बैठे तो इन दोनों के बीच, किस किस के बीच, व्यापक और व्याप्य के बीच जो संबंध होता है, जो विशेष संबंध होता है, उसे हम कहते हैं समव्याप्ति संबंध। इसे उदाहरण से समझ सकते हैं आप। ये प्रमेय है, यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है कि जो प्रमेय है वह नामधारी है, यानी इस संसार में जो भी जानने वाली चीज़ें हैं उन सब का कुछ ना कुछ नाम है। ये सही बात है, हम एक भी चीज़ ऐसी नहीं गिना सकते जिसको कोई नाम ना हो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, तो प्रमेय वस्तुएं जो हैं, मान लीजिए ये जो वृत्त है वो किसे दिखाता है? प्रमेय वस्तुओं को, और ये जो वृत्त है वो दिखाता है नामधारी वस्तुओं को। तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे यदि हम डायग्राम के रूप में इसे देखें। ये दो वृत्तों को दिखा रहा है, ये एक जो वृत्त मैंने बनाया है ये दो वृत्तों को, कि जितनी भी प्रमेय, जितनी भी जानने योग्य चीज़ें हैं वो सभी नामधारी हैं। तो ये एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से समाहित हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। प्रमेय का भी विस्तार उतना ही है और नामधारी का भी विस्तार उतना ही है, क्योंकि इनसे बाहर कुछ भी नहीं है ना। प्रमेय जितने भी हैं वो सब नामधारी हैं और जितने भी नामधारी हैं वे सभी प्रमेय हैं। तो यहाँ प्रमेय और नामधारी, यहाँ व्यापक और व्याप्य दोनों विस्तार के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एक दूसरे के बराबर हैं। तो ऐसे में जो व्याप्ति संबंध होगा इन दोनों के बीच, प्रमेय और नामधारी के बीच, ये जो संबंध होगा वो समव्याप्ति संबंध कहलाता है। ठीक है, तो ये अभी समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आ जाएगा जब हम विषम व्याप्ति की बात करेंगे। विषम व्याप्ति संबंध जो होता है वो तब बनता है जब व्यापक और व्याप्य, यानी साध्य और हेतु, ये दोनों विस्तार के दृष्टिकोण से कैसे होते हैं? असमान होते हैं। एक का विस्तार अधिक होता है और दूसरे का विस्तार कम होता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो धुआं जो है वो आग वाले वृत्त के अंदर यहाँ डायग्राम में हमें दिख रहा है, क्योंकि धुआं सिर्फ आग से ही उत्पन्न हो सकता है, किसी और से उत्पन्न नहीं हो सकता। तो जहाँ धुआं होगा वहाँ निश्चित रूप से आग होगी। लेकिन आग जो है वह जरूरी नहीं हर बार धुआं उत्पन्न करे, वो तो सिर्फ एक कंडीशन में ही धुआं उत्पन्न करती है, जब जलावन जो होता है वो कैसा होता है? गीला होता है। यानी एक शर्त लगी होती है उधर,
है ना। तो तभी उत्पन्न होगा धुआं जब आग, वो जो जलावन होगा वो कैसा होगा, नमी युक्त या गीला होगा। तो कभी कभी आग हम देखते हैं कि जैसे अंगीठी में जब कोयला जलता है तो उसमें धुआं नहीं दिखता हमें, है ना, क्योंकि कोयला जो होता है बिल्कुल नमी युक्त नहीं होता और लगातार लाल दहकता हुआ कोयला जलता रहता है बिना धुएं के। इसी प्रकार से गैस जो है, गैस हम घर में खाना बनाते हैं वहाँ भी धुआं उत्पन्न नहीं होता, है ना। तो ऐसे में आग जो है जरूरी नहीं कि हमेशा धुआं उत्पन्न करे, ठीक है। तो यहाँ आग अधिक विस्तृत है और धुआं जो है उसका वह कम विस्तृत है, ठीक है। तो यहाँ पर आग और धुएं के मध्य का जो संबंध है वह विषम व्याप्ति संबंध कहलाएगा, ठीक है। तो जहाँ धुआं होता है वहाँ आग निश्चित होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जहाँ आग हो वहाँ आवश्यक रूप से धुआं भी हो, ठीक है। धुआं बहुत सारी कंडीशंस में आग नहीं उत्पन्न करती। आगे अब बात करें स्वरूप के आधार पर, तो स्वरूप के आधार पर व्याप्ति जो है वह भी दो प्रकार की होती है, एक अन्वय व्याप्ति और दूसरा व्यतिरेक व्याप्ति। इनको समझ लेते हैं कि अन्वय व्याप्ति क्या होती है। देखिए, अन्वय का मतलब होता है भाव, यानी किसी चीज़ का होना, है ना। एक चीज़ होती है अभाव और दूसरी चीज़ होती है भाव। अभाव का मतलब होता है एक चीज़ का अनुपस्थित होना और अन्वय का अर्थ होता है एक चीज़ की उपस्थिति, एक चीज़ का भाव होना, उपस्थित होना। तो जब हेतु और साध्य के मध्य भावात्मक संबंध जो होता है, जब हेतु और साध्य के मध्य भावात्मक संबंध हो तो वह क्या कहलाता है, अन्वय व्याप्ति। यानी जब हेतु के होने पर साध्य भी उपस्थित हो तो वह अन्वय व्याप्ति कहलाएगा, है ना। भाव होना चाहिए, एक के उपस्थित होने पे दूसरे का उपस्थित होना चाहिए, यह अन्वय कहलाता है। इसका विपरीत होता है व्यतिरेक, वो अभाव को दिखाता है कि एक के ना होने पर दूसरा भी नहीं होना चाहिए, मैं आगे बताऊंगा। तो यह भाव को दिखाता है, अन्वय व्याप्ति जो होता है भाव को दिखाता है, यानी हेतु और साध्य के मध्य का भावात्मक संबंध जो है वही क्या कहलाता है, अन्वय व्याप्ति। तो यहाँ पर जहाँ धुआं है वहाँ आग है, यह संबंध कैसा संबंध है, अन्वय व्याप्ति संबंध कहलाएगा, क्योंकि यहाँ धुएं के होने पर आग का होना है। यहाँ भाव दिखा रहा है, अनुपस्थिति नहीं दिखा रहा, बल्कि एक की उपस्थिति से दूसरे की उपस्थिति दिखा रहा है। आगे है व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति का अर्थ होता है कि एक की अनुपस्थित होने पर दूसरे का भी अनुपस्थित हो जाना। तो व्यतिरेक व्याप्ति क्या होता है, साध्य के अनुपस्थित होने पर हेतु का भी अनुपस्थित हो जाना। तो साध्य और हेतु के अभावों की व्याप्ति ही क्या कहलाएगी, व्यतिरेक व्याप्ति। यानी एक के अभाव होने पर दूसरे का अभाव होना। तो यहाँ अभावों के बीच का एक विशेष संबंध है, एक का अभाव है तो दूसरे का भी अभाव हो गया, यही क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति। तो यह अभावों के बीच का, साध्य का अभाव होने पर हेतु का भी अभाव हो गया, इन दोनों के बीच जो अभाव जो है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वही क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति। जैसे कि आग के ना होने पर धुएं का ना होना, एक के ना होने पर दूसरे का ना होना, ये अभाव को दिखाता है और यही क्या है, व्यतिरेक व्याप्ति। आग नहीं होती यानी साध्य के ना होने पर हेतु का ना होना व्यतिरेक, और हेतु के होने पर साध्य का ना होना अन्वय, ठीक है। आगे अब बात आती है कि हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति संबंध है, इसकी सिद्धि कैसे की जाएगी। धुआं और आग के मध्य व्याप्ति संबंध है, लेकिन आग और धुएं के मध्य व्याप्ति संबंध नहीं है। ऐसा क्यों? धुएं का आग के साथ तो व्याप्ति संबंध है, लेकिन आग का धुएं के साथ व्याप्ति संबंध नहीं है। ऐसा क्यों? यानी कि हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति संबंध होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो संबंध कैसे सिद्ध होगा, हेतु और साध्य के मध्य जो व्याप्ति संबंध है उसकी स्थापना कैसे होगी, उस पर बात करेंगे यहाँ से हम। तो देखिए, न्याय दर्शन यह कहता है कि हेतु और साध्य के मध्य जो व्याप्ति की स्थापना होती है वह 6 तर्कों पर आधारित होती है। उसके लिए 6 चीज़ें चाहिए होती हैं, तभी हेतु और साध्य के मध्य जो व्याप्ति संबंध है उसको स्थापित किया जा सकता है। अन्यथा हेतु और साध्य के मध्य संबंध स्थापित नहीं होगा। हेतु और साध्य के मध्य जो संबंध है वो व्याप्ति संबंध नहीं कहलाएगा, यदि ये 6 चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं
उस संबंध में तो इसमें से पहली चीज बताते हैं कि अन्वय, दूसरी चीज है व्यतिरेक, तीसरी चीज है अव्यभिचार या व्यभिचार आग्रह, चौथी है अनुपाधिक या उपाधि निराश, पांचवी है तर्क और छठी है सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष। हम इन सभी पे बात कर लेते हैं एक एक करके। मैंने जैसा बताया था, अन्वय का अर्थ होता है भाव, एक के होने पर दूसरे का होना ही अन्वय कहलाता है, अन्वय कहलाता है। एक के होने पर दूसरे का होना अन्वय कहलाता है। तो हेतु के उपस्थित होने पर साध्य का भी उपस्थित होना क्या कहलाएगा? अन्वय। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जहाँ धुआं हेतु है और वह उपस्थित है तो आग भी निश्चित रूप से उपस्थित होगी, है ना। तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, ऐसा होना चाहिए। यानी हेतु के उपस्थित होने पर पहली शर्त बताते हैं संबंध को व्याप्ति संबंध होने के लिए, दो चीज़ों के बीच का जो संबंध है उसे व्याप्ति संबंध होने के लिए ये पहली कंडीशन बताते हैं कि देखो हेतु के होने पर साध्य का भी होना जरूरी है, और हेतु के होने पर साध्य का होना क्या कहलाता है? अन्वय। तो पहली चीज अन्वय चाहिए, अन्वय चाहिए। आगे है व्यतिरेक। व्यतिरेक जो होता है वो होता है कि एक के अनुपस्थित होने पर दूसरे का भी अनुपस्थित हो जाना। मैं बार बार बताता हूँ ताकि आप पूरी वीडियो में तो कम से कम एक ही चीज़ को 2-3 बार सुन लो, तो आपको शायद वो बेहतर करके तैयार हो जाएगी। तो व्यतिरेक द्वारा भी व्याप्ति की स्थापना होनी चाहिए। अब व्यतिरेक यानी साध्य के ना होने पर हेतु की भी अनुपस्थिति, यानी अगर साध्य नहीं है तो हेतु भी ना हो, साध्य की अनुपस्थिति में हेतु की भी अनुपस्थिति जो है वही क्या है? व्यतिरेक है। यानी अगर आग ना हो तो धुआं भी ना हो, तभी धुआं और आग के बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाएगा? व्याप्ति संबंध कहलाएगा। ठीक है। और हम जानते हैं कि आग के बिना धुआं हो ही नहीं सकता, तो धुएं और आग के बीच का जो संबंध है वो व्याप्ति संबंध होता है। लेकिन यदि ऐसा ना हो, व्यतिरेक ना हो, तो वह व्याप्ति संबंध नहीं कहलाएगा। अगली चीज कहते हैं कि हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति संबंध की स्थापना के लिए अव्यभिचार भी होना चाहिए। यानी हेतु जो है, अव्यभिचार का मतलब क्या होता है? व्यभिचारी ना होना, व्यभिचार का ना होना या व्यभिचार का अभाव। यानी जो हेतु है वो एक ही साध्य से संबंधित हो। ऐसा ना हो कि एक हेतु 4-4 साध्यों से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम धुएं को देखते हैं, और धुएं को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि धुआं सिर्फ आग से ही उत्पन्न हो सकता है। वह जल, पृथ्वी, वायु, है ना, आकाश, इनसे उत्पन्न नहीं हो सकता। जो बाकी के जो तत्व हैं उनसे, महाभूत हैं, उनसे उत्पन्न तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो हेतु एक ही साध्य से संबंधित हो, एक से अधिक साध्यों से संबंधित ना हो। जैसे धुआं हेतु जो है वो केवल किससे संबंधित है? अपने साध्य आग से, है ना, और किसी से संबंधित नहीं है। तो ऐसा जो हेतु और साध्य के मध्य का जो संबंध हो वो अव्यभिचार द्वारा भी स्थापित होना चाहिए, तभी वह व्याप्ति कहलाएगा। उनके बीच का जो संबंध हो अव्यभिचारी होना चाहिए, है ना। आगे कह रहे हैं अनुपाधिक द्वारा भी व्याप्ति संबंध की स्थापना होनी चाहिए। यानी हेतु और साध्य के मध्य का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए? अनुपाधिक। यानी उनके बीच कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, है ना। अनुपाधिक का अर्थ होता है शर्त रहित, इसे उपाधि निराश भी कहते हैं। तो हेतु और साध्य जो है, यहाँ पर अनौधिक लिख गया है, इसे आप अनुपाधिक पढ़ें। तो हेतु का साध्य के साथ जो अनुपाधिक संबंध यदि नहीं होगा तो वह व्याप्ति संबंध नहीं कहलाएगा। यहाँ मैंने 2 उदाहरण तैयार किए हैं। देखो, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, यह तो अनुपाधिक है। लेकिन जहाँ आग होती है वहाँ जरूरी नहीं धुआं भी हो। ठीक है, यह अनुपाधिक नहीं है, यहाँ शर्त होती है। ठीक है। आग को देखकर आप धुएं का अनुमान नहीं कर सकते।
धुएं को देखकर आप आग का अनुमान कर सकते हो, लेकिन आग को देखकर आप धुएं का अनुमान नहीं कर सकते। यानी आग को यदि आप हेतु बना लो, कहीं देखो आग है तो वह हेतु हो गया, और आप आग का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो वह हेतु हो गया। आप अनुमान करें धुएं का, तो यह बात नहीं हो पाएगी, यह बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ व्याप्ति संबंध ही नहीं होता। क्योंकि आग और धुएं के बीच यदि आग को हेतु मान लिया जाए और धुएं को साध्य मान लिया जाए, तो यह जो संबंध है उनमें व्याप्ति ही नहीं है। आग की धुएं के साथ कोई व्याप्ति ही नहीं है, क्योंकि वहाँ शर्त होती है कि आग जो है हमेशा सदैव धुआं उत्पन्न नहीं करती। उसके लिए शर्त चाहिए होती है कि जलावन जो हो कैसा हो, गीला हो। तो यहाँ शर्त होती है आग का यदि धुएं से हम धुएं का यदि आग से अनुमान लगाएं तो वहाँ शर्त होती है, ठीक है। तो इसलिए आग और धुएं के बीच व्याप्ति संबंध नहीं है, जबकि धुआं और आग के मध्य व्याप्ति संबंध है, ठीक है। तो व्याप्ति संबंध की स्थापना के लिए संबंध कैसा हो, अनुपाधिक होना चाहिए। अगली चीज होती है कि जो व्याप्ति संबंध है उसकी सिद्धि तर्क द्वारा होनी चाहिए। देखिए, एक चीज होती है कि धुआं और आग के मध्य का जो संबंध है वह व्याप्ति संबंध मान लिया, लेकिन कैसे मान लिया? क्योंकि इसे हमने अपने अनुभव द्वारा इसका प्रत्यक्ष किया है। हमने हर जगह धुआं जब भी देखा है वहां आग जरूर देखी है, ठीक है। लेकिन क्या हमने भूत भविष्य में भी इन चीजों का हम निरीक्षण कर सकते हैं कि जहां भी धुआं, मान लीजिए भविष्य में क्या पता ऐसा हो कि धुआं हो लेकिन आग ना हो, या क्या पता भूत में ऐसा होता हो, भूतकाल में ऐसा होता हो कि धुआं होता हो लेकिन आग ना होती हो। हमने तो केवल वर्तमान का निरीक्षण किया है ना, हमने वर्तमान में सब जगह देखा और हमने पाया कि जहां भी धुआं है वहां आग होती है। तो अब बात यह आती है कि चलो वर्तमान तो हमारा अनुभव का क्षेत्र होता है कि हम वर्तमान में तो अनुभव करके जान सकते हैं, लेकिन क्या भविष्य में अनुभव किया जा सकता है? भविष्य का तो अनुभव नहीं लिया जा सकता। तो भविष्य में इस संबंध को स्थापित कैसे करोगे आप? तो हम भविष्य की घटनाओं को तो प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो फिर उस संबंध को भविष्य में कैसे सिद्ध माना जाएगा? तो उसके लिए तर्क, जब हम अनुभव द्वारा किसी चीज को सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तर्क का। तो हम तर्कों द्वारा यह बात सिद्ध कर सकते हैं कि भविष्य में भी यह संबंध मिलेगा। अब तर्क क्या होता है? तर्क होता है कि जो बात सिद्ध करनी है, तर्क में क्या होता है कि जो बात सिद्ध करनी होती है उसे असत्य मान लिया जाता है और उसके विपरीत को सत्य मानकर सिद्ध किया जाता है। जो उल्टा होता है उसको सत्य मानकर सिद्ध किया जाता है, और अंतिम जो परिणाम निकल कर आता है तो उसमें वो बात सिद्ध हो जाती है जिससे हमने शुरू में असत्य माना था। इस चीज को आप ऐसे समझें कि सभी धूम्रपान पदार्थ जो हैं वो अग्नियुक्त होते हैं। इसको हमने असत्य मान लिया, जबकि ये सत्य होता है कि जितनी भी चीज़ों से धुआं निकलता है, जिनमें भी धुआं होता है, वो सभी अग्नियुक्त होती हैं। ये बात सत्य है, इसे हमने असत्य मान लिया। और इसको हमने ये मान लिया कि कुछ धूम्रपान पदार्थ जो हैं, अब इसे तो हमने असत्य मान लिया, सभी धूम्रपान पदार्थ अग्नियुक्त हैं, ये सच नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? कुछ धूम्रपान पदार्थ अग्नियुक्त नहीं है, सभी धूम्रपान पदार्थ अग्नियुक्त हैं। यदि ये असत्य है तो इसका विपरीत क्या होगा? सच क्या होगा? सच ये होना चाहिए फिर कि कुछ धूम्रपान पदार्थ ऐसे हैं, ऐसे भी हैं जो अग्नियुक्त नहीं है, यह सत्य होना चाहिए। यानी कुछ पदार्थों से बिना अग्नि के ही, कुछ पदार्थों में बिना अग्नि के ही धुआं उत्पन्न होना चाहिए, यही तो हुआ। तो धुआं जो है, अगर हम कार्यकरण की बात करें यहां पे, तो धुआं क्या है? धुआं है कार्य, और इसका कारण कौन है? अग्नि। धुएं का कारण कौन है? अग्नि। यह है कार्य और यह है कारण। तो कार्य जो है वो बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता। मैंने बताया था कार्य कारण सिद्धांत में, प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ये कारण है
इस कारण के बिना ये कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता। किसके अनुसार? कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, इस लाइन को अगर हमने सत्य मान लिया तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि धुआं बिना अग्नि के उत्पन्न हो रहा है। तो यदि ये सत्य मान ली जाएगी, ये लाइन, ये पंक्ति के कुछ धूम्रपान पदार्थ अग्नियुक्त नहीं है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि बिना कारण के ही कार्य उत्पन्न होगा, और ऐसे में कार्य कारण सिद्धांत का क्या हो जाएगा? खंडन हो जाएगा। और कोई भी नियम, कार्य कारण सिद्धांत जो है एक प्राकृतिक नियम है, और कोई भी सिद्धांत उसके अगेंस्ट नहीं जाता, कोई भी उसके विरुद्ध नहीं जाता। कार्य कारण सिद्धांत का खंडन कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो कार्य कारण सिद्धांत का खंडन हो जाएगा। अतः हमें ये जो हमने असत्य मानी थी वो बात कैसी है? सत्य है। अतः सभी धूम्रपान पदार्थ जो होते हैं वो अग्नियुक्त होते हैं, यही सत्य है। तो ये तर्क द्वारा हमने इस चीज़ को सिद्ध कर लिया। तो ये जो चीज़ है, ये जो तर्क है, इसके द्वारा हम उन चीज़ों को भी सिद्ध कर पाते हैं जो हमारे अनुभव के क्षेत्र से बाहर होती हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि व्याप्ति जो है तर्क द्वारा सिद्धि आवश्यक है, यानी व्याप्ति संबंध जो है वो तर्क द्वारा भी सिद्ध होना चाहिए। अब हमारा अंतिम बिंदु जो है, सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष द्वारा भी स्थापना होनी चाहिए। जो व्याप्ति संबंध है उसकी स्थापना सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष द्वारा भी होनी चाहिए। मैं सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष होता है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, और हम उस वस्तु की जाति या उस वस्तु के सामान्य का भी प्रत्यक्ष कर लेते हैं। जैसे कि राम को हमने देखा कि राम है, राम का प्रत्यक्ष करने से हमें यह पता चल जाना कि राम मनुष्य है ना। तो यही क्या है? यही सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष है, जब हम किसी वस्तु को देखकर उसकी जाति का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करके हम उसकी जाति या उसके सामान्य का भी ज्ञान कर लेते हैं, तो वह सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष कहलाता है। अब जो व्याप्ति संबंध है उसके बारे में ये कहते हैं कि जब हम कभी हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति संबंध का प्रत्यक्ष करते हैं, तो हम केवल हेतु और साध्य के मध्य ही व्याप्ति का प्रत्यक्ष नहीं करते, बल्कि हेतु की जाति और साध्य की जाति के मध्य, यानी हेतु के सामान्य और साध्य के सामान्य के मध्य भी हम व्याप्ति संबंध का प्रत्यक्ष करें, तो ही व्याप्ति संबंध सत्य माना जाएगा, तो ही व्याप्ति संबंध की स्थापना होगी। यह कहने का मतलब यह है कि हम धुआं और आग के मध्य व्याप्ति संबंध का प्रत्यक्ष करते हैं कि धुआं, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो ये तो हुआ हेतु और साध्य के मध्य। धुआं का, जैसे मनुष्य की जाति क्या है? मनुष्यत्व। ऐसी धुएं की जाति क्या है? धूमत्व। और अग्नि की जाति क्या है? अग्नित्व। तो हम जब धुआं और आग के मध्य का प्रत्यक्ष करें तो हमें उन दोनों की जातियों के मध्य का भी उन दोनों की जातियां जो हैं उनके जो सामान्य हैं, जैसे धुएं का सामान्य क्या है? धूमत्व, और आग का सामान्य क्या है? अग्नित्व। इनके धूमत्व और अग्नित्व के मध्य व्याप्ति का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो ही वह संबंध व्याप्ति संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो व्याप्ति की जो स्थापना है वो किससे होनी चाहिए? सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा भी होनी चाहिए। जिन लोगों ने सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के बारे में अभी तक नहीं जाना है वो मेरी वीडियो देखें, प्रत्यक्ष पे जो आई है उसमें जाने सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष क्या होता है। तो ये कुल 6 प्रकार थे जिनसे हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति की स्थापना की जाती है। लेकिन हमारी वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, हमें इसके साथ, इस व्याप्ति के साथ आगे का हिस्सा भी तैयार करना है, और वह है चार्वाक द्वारा व्याप्ति संबंध का खंडन। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी काफ़ी मंथ्स पहले, चार्वाक की ज्ञान मीमांसा, चार्वाक दर्शन पे थी, और उसमें मैंने चार्वाक की ज्ञान मीमांसा का पूरी तरह से, पूरे विस्तार से 2 घंटे की वीडियो है, 1 घंटा 56 मिनट के समथिंग शायद उसका है ड्यूरेशन। तो आप उस वीडियो को देखना है इससे आगे का, कि चार्वाक व्याप्ति का खंडन कैसे करते हैं। उसे देखने के लिए मैं आपको बताता हूं कि आप वीडियो को स्टार्ट करें, इस वाली वीडियो को। ये 3 नंबर की वीडियो है, इसका नाम है चार्वाक की ज्ञान मीमांसा, चार्वाक दर्शन ज्ञान मीमांसा, ऐसे करके लिखा हुआ है, यहाँ नाम देख सकते हैं।
इस वीडियो को आप स्टार्ट करें, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। चारवाक ने सारे इसमें प्रत्यक्ष जो हैं, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जितने भी प्रमाण हैं सभी का खंडन किया है, मैंने वही समझाया है। लेकिन आपको सिर्फ किसके खंडन से मतलब है? व्याप्ति के खंडन से मतलब। तो चारवाक ने जब अनुमान का खंडन किया है तो अनुमान का खंडन करने के लिए उन्होंने व्याप्ति संबंध जो होता है उसका खंडन किया है। व्याप्ति संबंध का खंडन चारवाक ने कैसे किया है, इसको आप इस वीडियो में तैयार करें, इस वीडियो को देखकर। और आपको कहाँ जाना है? वीडियो प्ले करना है और 1 घंटा 1 मिनट पर स्किप कर लेना है। 1 घंटा 1 मिनट से व्याप्ति संबंध का खंडन जो है वो शुरू होता है, और उसके बाद से 1 घंटा 1 मिनट से आगे का वीडियो जो है वो पूरा उसी पर आधारित है। उसमें थोड़ा बचा देना, शब्द और उपमान पीछे हैं, उनका भी खंडन है, क्योंकि चारवाक तो सिर्फ एक ही प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष को। तो उन्होंने अनुमान, शब्द और उपमान तीनों का खंडन किया है। तो आप अपने मतलब का यहाँ से स्टार्ट होगा, व्याप्ति का खंडन यहाँ से स्टार्ट होगा 1 घंटा 1 मिनट से। इसके बाद जब तक चलता है व्याप्ति तब तक आप देखें, उसके बाद क्विट कर दें। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। दार्शनिक भारत से जुड़े रहने के लिए आप पर सभी का बहुत धन्यवाद। और ध्यान रखें, इस टॉपिक का नोट्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये स्लाइड भी। धन्यवाद।